क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रही हूँ। ये हमारा भाग 4 है। इसके पहले भाग 3 तक बन चुके हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा शुरू से। सभी प्रश्न जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए 65 तक इसके पहले भाग 3 में करा चुके हैं, इसलिए अब हम 66 से चलते हैं। क्या कह रहा है? कीन्स के सिद्धांत। कीन्स जो है वो क्या है? अर्थशास्त्री हैं। कीन्स के सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था की स्थिति हो सकती है। पहला है पूर्ण रोजगार, दूसरा है अनैच्छिक बेकारी, तीसरा है मौसमी बेकारी और चौथा है सीमांत बेकारी। तो इसमें क्या होगा? अनैच्छिक बेकारी। उसके बाद अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं हो, और बेकारी मतलब कोई रोजगार या कोई काम से जुड़े हुए न हो। उसके बाद देखिए 67 में क्या कह रहा है? आय में लगातार वृद्धि के परिणाम स्वरूप पहला है औसत उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी, दूसरा है औसत बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तीसरा है क और ख दोनों, और चौथा है ग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? क और ख दोनों। यानी आय में लगातार वृद्धि का परिणाम क्या हो सकता है? तो पहला भी हो सकता है, यानी औसत उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ का उपयोग जो है कम होने लगेगा, तो आय यानी हमारा जो पैसा है वो कम खर्च होगा, तो पैसे में वृद्धि होगा। और औसत बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और लोगों में क्या हो? बचाव की अगर भावना बढ़े तब भी क्या होगा? आय में लगातार वृद्धि होता रहेगा। अब देखिए 68 में क्या करें? यदि MPC का मान शून्य है, MPC का मान शून्य है तो MPS का मान क्या होगा? इसके पहले हम पढ़े थे कि MPC प्लस MPS जो है बराबर होता है किसके? 1 के। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या करें? यदि MPC का मान शून्य है तो MPS का मान क्या होगा? तो पहला दिया 1 होगा, दूसरा में कह रहा है 3 होगा, और चौथा है क ख दोनों हो गया, उपयुक्त कोई नहीं होगा। तो इनमें से क्या है कि 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तब 1 होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये शून्य है। ठीक है, ये शून्य है, तो इसके जब हम कोई भी मान रख सकते हैं। अगर 1 रखेंगे तो हमारा बराबर में 1 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क और ख दोनों आंसर होगा, इसीलिए हम ग में टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है? गुणांक किसके समान होता है? यानी गुणा करने पे आने वाला अंक, गुणांक जो है किसके समान होता है? तो पहला जो है आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन। आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन। दूसरा है आय में परिवर्तन, तीसरा है निवेश में परिवर्तन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन। उसके बाद देखिए 70, इसमें क्या करा? एक धनात्मक ढाल वाली रेखा ऊपर समांतर खिसक जाती है यदि इंटरसेप्ट यानी भाग में वृद्धि होती है, दूसरा है भाग जो है क्या हो जाता है? घट जाता है, तीसरा है ढाल में वृद्धि होती है, चौथा है ढाल कम हो जाता है। पहला होगा भाग यानी इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाती है। कब? जब एक धनात्मक ढाल वाली रेखा ऊपर समांतर में खिसकती है तब। ठीक है, अब देखिए 71 में क्या कह रहे हैं? एक अर्थव्यवस्था में कीमतों को बदलने में समय लगता है। पहला है अधिशेष आपूर्ति की प्रक्रिया में, दूसरा है अधिशेष मांग की तुलना में, तीसरा कह रहा है क ख दोनों होगा, यानी पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों होगा, और चौथा में क्या कर रहा है कि इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग, यानी अधिशेष आपूर्ति की प्रक्रिया में भी होगा और अधिशेष मांग की तुलना में भी होगा। उसके बाद देखते हैं क्या 72 क्या कर रहा है? जेबी से का बाजार नियम लागू होता है। जेबी से जो है वो क्या है? एक जो है अर्थशास्त्री हैं, उनका बाजार का नियम लागू होता है। कब? जब वस्तु विनिमय पर
मुद्रा विनिमय पर, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त कोई नहीं, यानी इनका जो है वस्तु विनिमय पर भी नियम लागू होता है, बाजार नियम लागू होता है, और मुद्रा विनिमय में भी बाजार नियम लागू होता है। अब देखिए, अब देखते हैं 73 में क्या कह रहा है, बाजार का नियम प्रस्तुत किया। बाजार का नियम जो है कौन प्रस्तुत किए थे, तो अभी यहाँ हम पढ़े हैं जे बी से ने, तो इसीलिए यहाँ आंसर जो है क्या हम टिक कर देंगे, जे बी से ने। उसके बाद देखिए 74 में क्या कर रहा है, कौन समग्र मांग का घटक नहीं है। पहला है निजी उपभोग मांग, दूसरा है निजी निवेश मांग, तीसरा है शुद्ध निर्यात, और चौथा है कुल लाभ। तो कुल लाभ जो है वो क्या है, समग्र मांग का घटक नहीं होता है। निजी उपभोग भी होगा, समग्र मांग का घटक, निजी निवेश भी होगा, शुद्ध निर्यात भी होगा, लेकिन कुल लाभ जो कितना होता है वो हमारे क्या, समग्र मांग का घटक नहीं होगा। उसके बाद देखिए 75 में क्या कर रहा है, समग्र मांग बराबर क्या होगा। ठीक है, तो उपभोग मांग प्लस निवेश मांग, दूसरा है उपभोग मांग गुना निवेश मांग, उसके बाद है उपभोग मांग माइनस निवेश मांग, चौथा उपभोग मांग बटा निवेश। हमारा क्या हो जाएगा, पहला, यानी उपभोग मांग प्लस निवेश मांग जो है वो हमारे क्या हो जाएगा, समग्र मांग का के बराबर होगा। ठीक है, 76 में देखते हैं। 76 में क्या कर रहा है, आयत में के, आयत नहीं, आय में। ठीक है, आय के संतुलन स्तर पर पहला ऑप्शन दिया है बचत निवेश से कम होता है, दूसरा है बचत निवेश से अधिक होता है, तीसरा है बचत और निवेश बराबर होता है, चौथा है बचत का निवेश से कोई संबंध नहीं है। तो बचत और निवेश जो है बराबर होता है, तो कब होता है, जब आय के संतुलन स्तर पर, जब आय जो है संतुलित स्तर पर होता है तो उसमें बचत और निवेश मतलब किसी चीज़ में लगाया गया पैसा और उस बचत किया हुआ जो पैसा है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब 77 में देखते हैं क्या कह रहा है, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का नियोजित उत्पादन समान होता है। पहला नियोजित निवेश, दूसरा है नियोजित बचत, तीसरा है नियोजित ब्याज, और चौथा है नियोजित मांग। 78 में देखते हैं। 78 में क्या कह रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है। ये जो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव बता दिया करेंगे और इस तरह के न्यूमेरिकल जो है आपसे बनवाए जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब देखिए 79 में क्या कर रहा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी थी, यानी कौन लिखे थे, तो J.L. कीन्स ने लिखा था इस बुक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए 80 में क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है। पहला है AS बराबर AD, दूसरा है AS गुना AD, और तीसरा है AS बराबर नहीं है AD के, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो AS बराबर AD इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81 में क्या कह रहा है, व्यवसाय चक्र की विभिन्न अवस्था है। पहला है सुस्ती, उसका मंदी, फिर तेजी, और उसके बाद जो है पुनरुत्थान। दूसरा में है पहले तेजी, फिर सुस्ती, फिर मंदी, फिर पुनरुत्थान, और उसके बाद तेजी। और चौथा है दोनों, और पांचों में क्या कर, चौथा में क्या, तीसरा में दोनों बोल रहा है और चौथा में क्या करें, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी जो है व्यवसाय चक्र का विभिन्न अवस्था यही होना चाहिए। पहले तेजी हो, फिर सुस्ती आए, हल्का फुल्का मंदी हो, फिर पुनरुत्थान यानी दोबारा से उसमें जो है बढ़ोतरी हो और तेजी आए। ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको सभी प्रश्न और इसके जो थ्योरी हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ, वो भी पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए 82 में देखते हैं,
सीमांत बचत प्रवृत्ति का अभिप्राय है। पहला, त्रिभुज एस, उसके बाद एम पी बराबर है एम पी एस बटा त्रिभुज वाई। उसके बाद दूसरा में ख में है त्रिभुज वाई बराबर त्रिभुज एस बटा एम पी एस, और तीसरा में है एम पी एस बराबर त्रिभुज एस बटा त्रिभुज वाई। घ में है इनमें से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग। 83 में देखिए क्या कर रहा है, कुल मांग का अभिप्राय है ए सी बराबर सी प्लस डी। उसके बाद दूसरे में है ए डी बराबर सी प्लस आई, और तीसरे में है ए डी बराबर सी प्लस ई। चौथे में इनमें से कोई नहीं, तो ए डी बराबर सी प्लस आई जो है हमारा आंसर होगा। 84 में क्या कह रहा है, हम एम पी सी दी हुई होने पर निवेश गुणांक यानी के ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पहला है के बराबर 1/MPC, दूसरा है के बराबर 1/1 माइनस MPC, तीसरा है के बराबर MPC बटा C माइनस 1, और चौथा है MPC बराबर के बटा C माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी के बराबर 1/1 माइनस MPC। ये लास्ट प्रश्न है हमारा। इसके अलावा हम जो है जो पढ़ाए हैं उससे जुड़े हुए आपसे 2 प्रश्न जो है लास्ट में देंगे, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब देखिए 85 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय का क्या होता है जब नियोजित बचत नियोजित निवेश से कम होती है। पहला है आय बढ़ जाती है, दूसरा है आय कम हो जाती है, तीसरा है आय बराबर हो ही रहेगी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आय जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।